जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में यह हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन को शुरू किया था, जिसमें हमने लाओस में गृह युद्ध को शुरू किया था और लाओस में गृह युद्ध को समझा था। और लाओस में गृह युद्ध को जानने के प्रयास में हमने यह देखा था कि 1956 के मध्य तक संपूर्ण वियतनाम जो है पूरा एकीकरण हो चुका था। इसमें हमने लाओस के गृह युद्ध को शुरू करके यह जानने की प्रयास किया था कि वियतनाम से कैसे लाओस सीखता है और किस प्रकार अपनी राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाता है, जिससे लाओस में गृह युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और लाओस में जब गृह युद्ध प्रारंभ होता है तो कैसे विभिन्न विभिन्न राजाओं के द्वारा, विभिन्न विभिन्न राजकुमारों के द्वारा कैसे वहां को एक किया जाता है, उस लाओस को एकीकरण की मुद्दा को और लेके जाता है। और अमेरिका कैसे हस्तक्षेप को, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में अमेरिका हस्तक्षेप को पढ़ा ही था। अब अमेरिका षड्यंत्र किस प्रकार रचता है लाओस के गृह युद्ध में, उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। तो चलिए आज हम लाओस में गृह युद्ध का जो थोड़ा सा पार्ट हमने शुरू किया हुआ था, आज उस पार्ट को खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो लाओस में गृह युद्ध में, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जेनेवा समझौता को समझा था। जेनेवा समझौता था क्या? वह समझौता जिसमें वियतनाम को दो पार्ट में बांटा गया था, एक उत्तरी वियतनाम, एक दक्षिणी वियतनाम, जिसमें उत्तरी वियतनाम जो कंप्लीट वियतनाम के हाथ में दिया गया था और दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका का कुछ पार्ट्स को दिया गया था। कौन सा? दक्षिणी वियतनाम। तो उसी जेनेवा समझौता की कुछ शांति, परंतु तुरंत हिंद चीन में उथल फतल हो गया था। जेनेवा समझौता जैसे खत्म होता है, जेनेवा समझौता के खत्म होने के तुरंत बाद जो है हिंद चीन में उथल फतल मच जाता है। कुछ देर तो शांति चली थी जेनेवा समझौता के तहत, लेकिन पूरा वियतनाम का एकीकरण पर विचार करने लगा। मीन्स पूरा वियतनाम में जो एकीकरण का मुद्दा उठा हुआ था, उस एकीकरण के मुद्दे पर पूरा विचार विमर्श चलने लगा। जो पूरा शांति जो बना हुआ था जेनेवा समझौता के बाद, जो उत्तरी वियतनाम में बटा हुआ था, जो दक्षिणी वियतनाम में बटा हुआ था, बोल रहा था वहां का जितना भी वामपंथी, वहां के जितने भी राष्ट्रवादी थे, वो सब एक करना चाहते थे कि इसको उत्तर को और दक्षिण को। दक्षिण वियतनाम जो अमेरिका समर्थित था, दक्षिण वियतनाम जैसा कि हम पढ़े थे कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम वियतनाम के हाथ में, दक्षिणी वियतनाम अमेरिका के हाथ में, और अमेरिका समर्थित बाओदाई सरकार के पास था दक्षिणी वियतनाम, जिसका नेतृत्व, जिसका संचालन न्यो दिन दियम कर रहे थे, न्यो दिन दियम के हाथ में था। लेकिन वहां तक तो ठीक था कि अमेरिका के हस्तक्षेप में अमेरिका के पास यह था, लेकिन अनेक राजघरानाओं के द्वारा, बहुत सारे राजघराना भी आते हैं इसमें, किसमें? इस हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन में। और हिंद चीन के राष्ट्रवादी आंदोलन में किसमें? लाओस में। और राजघरानों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था इस गृह युद्ध में, इस गृह युद्ध को बढ़ाने में। कैसे? तो देखिए, राजघराना के 3 सौतेले भाई, 3 गो सौतेला भाई आता है जो लाओस पर अपनी राजनीतिक पकड़ को जमाना चाहता है। जहां पर वियतनाम अपना संप्रभुत्व को बनाए हुए रखा था, जो अपना संप्रभुत्व बनाए रखने का मतलब अपना राष्ट्र को एकीकरण की ओर लेके जाना चाह रहा था, वहीं लाओस भी अपना राजनीतिक पकड़ बनाना चाह रहा था। अपना लाओस भी अपने गृह युद्ध से यह सीख चुका था कि अब हमको भी एकीकरण होना पड़ेगा, अब हमको भी राष्ट्रवादी भावना जगाना पड़ेगा, ताकि हम हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन को और आगे बढ़ा सके और हिंद चीन को एक कर सके। तो राजघराना के 3 सौतेला भाई लाओस पर अपनी राजनीतिक पकड़ बनाना चाह रहे थे, जिसमें 3 राजकुमार कौन कौन से थे? पहला राजकुमार था सुवन फुमा, जो तटस्थवादी थे। अब तटस्थवादी कहने का मतलब क्या होता है? तटस्थवादी कहने का मतलब वह व्यक्ति जो अपने कार्य की ओर निरंतर प्रयास करने में रहता है, वह व्यक्ति जो अपना कार्य को एक दृढ़ संकल्प लेके चलता है, उसी को हम कहते हैं तटस्थवादी। दूसरा राजकुमार था सुफन बोंग। कौन था? सुफन बोंग, जो पोथेट लाओ के नाम से जाना जाता था। किसके नाम पे? पोथेट लाओ के नाम से जाना जाता था। यह चाहता था कि समूचा लाओस पर, पूरे लाओस पर मेरा ही अधिकार रहे और मेरा ही कब्जा रहे। कौन चाहता था? सुफन बोंग चाहता था। जिसमें तीसरा राजकुमार फूफी नौसवान था, जो दक्षिण पंथ के अनुसरण करने वाला था। मीन्स दक्षिण पंथ का अनुसरण कहने का अर्थ यह हुआ कि दक्षिण पंथ जो दक्षिणी वियतनाम था, दक्षिणी वियतनाम में लाओस आता था और दक्षिणी वियतनाम किसके पास था? अमेरिका के पास था। और अमेरिका के पक्ष में कौन था? फूमी नौसवान था। और तीनों अपना राजनीतिक वर्चस्व, मीन्स वर्चस्व का लड़ाई कहने का मतलब हम बड़ा तो हम बड़ा, वो लड़ाई करने पर तीनों भाई जो है आपस में लड़ रहा था। और उसी संघर्ष के कारण लाओस में अस्थिरता पैदा होती है। उस अस्थिरता को हम राजनीतिक अस्थिरता का नाम देते हैं। 25 दिसंबर 1955 का समय आता है और लाओस में चुनाव का माहौल आता है। लाओस में चुनाव का माहौल आता है। चुनाव के बाद एक सरकार, राष्ट्रीय सरकार का गठन होता है। राष्ट्रीय सरकार का गठन जो होता है वह सुवन फुमा के नेतृत्व में, मतलब पहला राजकुमार भाई के नेतृत्व में वह सरकार बनता है। लेकिन जब सरकार बनता है तो पाथेट लाओ सुफन बोंग, पाथेट लाओ जो उसका सेकंड भाई था, उसका विरोध करता है और
अचानक से दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाती है, उस युद्ध को हम क्या चीज का संज्ञा देते हैं? गोरिल्ला युद्ध की संज्ञा देते हैं। 1957 का समय आता है जिसमें कि दोनों भाई अपने आप में समझौता कर लेते हैं, दोनों भाई भाई आपस में एक हो जाते हैं। और यह समझौता पाथेट लाओ का जो पार्टी था, नियो लियो हक्सत, कौन सा? नियो लियो हक्सत, ये पार्टी जो है इस पार्टी में मिल गया। कौन से पार्टी? जो सुवन फुमा का पार्टी था, उसमें उस सरकार में जगह मिल गई इस पार्टी को, और उसको मंत्रिमंडल भी मिल जाता है। किसको? पाथेट लाओ को। अब दोनों पाथेट लाओ और क्या नाम था इसका? सुवन फुमा, दोनों आपस में मिल जाते हैं और आपस में सरकार की गठन कर लेते हैं और सरकार को चलाने लगते हैं। लेकिन अमेरिका को यही चीज पसंद नहीं आता है, क्योंकि अमेरिका देखता है कि ये दोनों भाई एक हो गए। तो अमेरिका का शुरू से हर एक राष्ट्र में एक नीति चलता है, फूट डालो राज करो, और वही राज वाला काम क्या किया कि पाथेट लाओ और इन लोग दोनों के बीच में फूट डाल देता है। और पाथेट लाओ वामपंथी विचार का था। वामपंथी विचार कहने का मतलब वह व्यक्ति जो अपने कार्य की ओर बहुत ज्यादा सदृढ़ रहता है, लेकिन अगर उसको कुछ अपना काम के प्रति अगर कुछ सुन लेता है तो वो मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो वही अमेरिका क्या कर लिया कि फूट डाल देता है पाथेट लाओ पर। और अमेरिका इसी षड्यंत्र के कारण दोनों भाई के बीच का जो समझौता था उसको तोड़ देता है, और उसको तोड़ने के बाद गोरिल्ला युद्ध फिर से शुरू करवा देता है दोनों भाई के बीच। अब इसी चीज का फायदा उठाता है तीसरा भाई इसका, फूमी नौसवान, जनरल फूमी नौसवान इसी चीज का फायदा उठाता है और निर्वाचित सरकार जो इसका सरकार जो बना हुआ था, उस सरकार का तख्ता पलटकर दक्षिणपंथी सरकार बना लेता है, जिस सरकार को हम क्या चीज की संज्ञा देते हैं? दक्षिणपंथी की सरकार की संज्ञा। लेकिन फिर से तख्ता पलट होता है 3 महीना के बाद, और कैप्टन कांगली के नेतृत्व में सैनिक सरकार का गठन होता है। अब सरकार किसका बन गया? सैनिक सरकार, मींस जो सोल्जर्स का सरकार था, जो बंदूक लेके, जो आर्म्स लेके खड़े रहते थे, उनका सरकार बन जाता है। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। किसके नेतृत्व में? कैप्टन कांगली के नेतृत्व में बनता है। और तीनों भाई बाद में एक हो जाता है, लेकिन तीनों भाई जो है इस कांगली को जो है क्या कर देता है? निकाल देता है। और तीनों भाई एक होकर ये सोचता है कि ये देखो हमारे राज्य में घुसकर, हमारा जो राजघराना वाला राज्य था, राष्ट्र था, उसमें घुसकर ये कांगली जो है अपना नेतृत्व करके अपना सरकार का गठन कर लेता है। इसके लिए क्या करता है? तीनों भाई जो है उत्तर की ओर इन लोग को भगा देता है। किसको? कांगली को। और फिर से जो है अपना सरकार का गठन कर लेता है। और इसी तरह जो है इस भयंकर गृह युद्ध आरंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? इसी तरह भयंकर गृह युद्ध आरंभ कैसे होता है? इसी कारण, इस 3 राजकुमार भाई, इस 3 सौतेले भाई के कारण भयंकर गृह युद्ध लाओस में शुरू होता है। लाओस के गृह युद्ध में अमेरिका जो था और रूस का बहुत बड़ा भागीदारी था। अगर कहीं ना कहीं गृह युद्ध का अर्थ क्या होता है? अपने घर में युद्ध होना, उसको हम क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहना। और अगर कहीं ना कहीं अगर प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जाए तो सबसे बड़ा योगदान इसमें अमेरिका और रूस का था, सहभागिता था। और यह पता चल रहा था कि एक बार फिर से हमारा विश्व, एक बार फिर से हमारा राष्ट्र जो है, संपूर्ण राष्ट्र जो है, विश्व खतरा की ओर जा रहा है, विश्व शांति के खतरे की ओर जा रहा है। मई 1961 का समय आता है, एक सम्मेलन होता है मई 1961 में, जिसमें सभी राजकुमारों ने संयुक्त मंत्रिमंडल का गठन पर सहमति प्रदान की। मींस जितना भी राजकुमार था उस राष्ट्र में, उस लाओस में, सभी मंत्रिमंडल जो था, जितना मंत्रिमंडल का गठन होगा उस गठन होना चाहिए, और सहमति भी प्रदान कर दिया गया। और यह बताया गया कि जितना भी मंत्री बनेगा आपस में जो है सब बैठ कर मीटिंग करेगा, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर पास होना है तो वो पास होगा। इसका मतलब यह हुआ कि मंत्रिसभा, एक विधानसभा का गठन किया जाए। अमेरिका का षड्यंत्र जो हुआ, ये जो षड्यंत्र हमने अमेरिका का पढ़ा, इस षड्यंत्र के कारण लाओस के विदेश मंत्री की हत्या कर दी जाती है। अमेरिका षड्यंत्र के कारण लाओस के मंत्री की हत्या कर दी जाती है। अब लाओस जो मंत्रिमंडल बनाया हुआ था उसमें विदेश मंत्री को नियुक्त किया था। अब उसी विदेश मंत्री को अगर मार दिया तो कहीं ना कहीं वहां के लोग, वहां के जन जागरूकता वाले जो लोग थे, उसमें आंदोलन की भावना जगेगी, उसमें आक्रोश की भावना जगेगी, उसमें असंतोष की भावना जगी। और ठीक वही हुआ लाओस के विदेश मंत्री के मरने के बाद, उसमें फिर से गृह युद्ध क्या हो जाता है? आरंभ हो जाता है। अब अमेरिका यह नहीं चाहता था कि लाओस में साम्यवादी प्रसार हो। अमेरिका यह कभी नहीं चाहता था साम्यवादी प्रसार हो। अब बोलिएगा साम्यवादी प्रसार कहने का अर्थ क्या हुआ? साम्यवादी प्रसार उसे कहते हैं जहां जन लोगों का बात को सुना जाए, जहां लोगों का बात को रखा जाए, जहां लोग अपनी सरकार को चुने, उसे हम कहते हैं साम्यवादी प्रसार। और वही साम्यवादी प्रसार जो है अमेरिका नहीं चाहता था लाओस में। अतः चुनाव द्वारा सुवन फुमा को पीएम बना दिया गया। किसके द्वारा? चुनाव करवाया गया और सुवन फुमा कौन? पहला राजकुमार जो तटस्थवादी था, उसको बनाया गया। और सुफन बोंग को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। सुफन बोंग को, जो सेकंड राजकुमार था, उसको उप प्रधानमंत्री बनाया गया।
इससे असंतुष्ट कौन होता है? पाथेट लाओ। और 1917 में लाओस पर आक्रमण कर जॉर्ज के मैदान पर कब्जा कर लेता है। सुफनबोंग को उप प्रधानमंत्री बनाता है और सुफनबोंग को पाथेट लाओ के नाम से भी जाना जाता है। और सुफनबोंग ये बोलता है कि हमको पीएम क्यों नहीं बनाया, हमको उप प्रधानमंत्री क्यों बनाया। और उसी से असंतुष्ट होकर पाथेट लाओ जो है 1970 में लाओस पर ही आक्रमण करता है, जो उसका राष्ट्र था, अपने घर में ही आक्रमण करता है। इसलिए हम इसको गृह युद्ध की संज्ञा देते हैं। और उसी लाओस पर आक्रमण कर जॉर्ज का मैदान हुआ करता था लाओस में, उसी पर कब्जा कर लिया। हालांकि अमेरिका ने इस युद्ध में जमकर बमबारी की। किस युद्ध में? जो लाओस में गृह युद्ध चल रहा था, जो पाथेट लाओ ने युद्ध की घोषणा की थी, इसमें जमकर बमबारी की थी। फिर भी पाथेट लाओ के आक्रमण को रोक नहीं पाया। और पाथेट लाओ किस प्रकार अपने आक्रमण को आगे बढ़ाता है, इस अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पाथेट लाओ किस प्रकार अपने आक्रमण में बमबारी किया, किस प्रकार विजय प्राप्त किया कि नहीं किया। इस अगले वीडियो में हम इस चीज को समझेंगे। तो आशा करते हैं आज का जो वीडियो लेक्चर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन था आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।